हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल SRG एकेडमी पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता ही है कि यूपी पुलिस का जो एग्ज़ाम जो है वो 17 और 18 को जो है मतलब 2 दिन में होगा, एक दिन में 2 शिफ्ट। तो उन्हीं एग्ज़ाम को देखते हुए आज जो है हम आपके सामने जो शुरू करने जा रहे हैं तो वो यूपी जीके जो है क्वेश्चन के माध्यम से उसको कवर करेंगे, यानी उत्तर प्रदेश जो जीके जो है क्वेश्चन के माध्यम। तो हालांकि जो है क्वेश्चन कम ही होंगे, लेकिन जो उससे संबंधित जो भी यानी चारों ऑप्शन होंगे तो सबको जो है डिटेल से कवर करेंगे, तो काफ़ी जो है उसमें मतलब क्वेश्चन बन जाएंगे। तो ठीक है, हम लोग शुरू करते हैं जो है यूपी जीके के जो क्वेश्चन वगैरह हैं। इससे पहला क्वेश्चन जो है कि उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है? तो ऑप्शन जैसे जो पहला ऑप्शन जो है वो प्रयागराज, ठीक है। फिर जो है सोनभद्र बड़ा है कि लखीमपुर खीरी कि जो है हापुड़ बड़ा है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला। तो अगर इसके आंसर की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जो सबसे बड़ा जो ज़िला जो है वो लखीमपुर खीरी है, यानी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला लखीमपुर खीरी है। अगर पूछे कि जो है लखीमपुर खीरी का जैसे क्षेत्रफल वगैरह कितना है, तो अगर क्षेत्रफल की बात करें तो लखीमपुर खीरी इसका क्षेत्रफल क्षेत्रफल जो है 7680 वर्ग किलोमीटर है। 7680 वर्ग किलोमीटर यानी 7680 वर्ग किलोमीटर है ये लखीमपुर खीरी का क्षेत्रफल। उसके बाद में जैसे अगर हम क्रम से देखें कि उत्तर प्रदेश का जो है कि कौन कौन से जो है जो 4 जिले जो हैं सबसे बड़े वाले, तो उसमें जो क्रम आता है जैसे सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश का अगर ज़िला जो है वो लखीमपुर खीरी ये सबसे बड़ा ज़िला है। इसके बाद में जो उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा ज़िला की अगर बात करें तो वो सोनभद्र, यानी सोनभद्र जो है ये दूसरा बड़ा ज़िला है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का दूसरा बड़ा ज़िला है। इसके बाद में अगर तीसरा बड़े ज़िले की बात करें, तीसरा बड़ा ज़िला, तो तीसरा बड़ा ज़िला जो है वो हरदोई है। हरदोई यानी यूपी का तीसरा बड़ा ज़िला जो है वो हरदोई। और अगर चौथे बड़े ज़िले की बात की जाए तो चौथा बड़ा ज़िला जो है वो सीतापुर, यानी हरदोई सीतापुर जो है ये यूपी का चौथा बड़ा ज़िला है। और वहीं जैसे अगर यहाँ पे जैसे प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज ये जो है 5वां बड़ा ज़िला है। यूपी का 5वां बड़ा ज़िला जो है वो प्रयागराज है। प्रयागराज जो है ये 5वां बड़ा ज़िला है। तो जैसे यूपी के अगर बड़े ज़िलों की बात करें तो सबसे बड़ा कौन सा है? ऑल ओवर में सबसे बड़ा लखीमपुर खीरी। कितना इसका क्षेत्रफल जो है ये 7680 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद में जो है अगर 5 बड़े ज़िलों की बात की जाए तो उसमें जो है सबसे अधिक जो है ये लखीमपुर खीरी। उसके बाद में सेकंड बड़ा सोनभद्र, और सोनभद्र को और भी हम जैसे पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद में जो है थर्ड बड़ा ज़िला जो है ये हरदोई है। उसके बाद में ये सीतापुर जो है ये चौथा बड़ा ज़िला। उसके बाद में प्रयागराज। बात करें जैसे यहाँ पर हापुड़ की, कि हापुड़ ये तो हो गए बड़े ज़िले, ठीक है, बड़ा ज़िला पूछा था। अगर हापुड़ की बात करें तो हापुड़ जो है ये यूपी का सबसे छोटा ज़िला है। हापुड़, ऐसे हापुड़ की बात करें, हापुड़ की, तो हापुड़ जो है ठीक है, हापुड़ हापुड़ जो है ये क्षेत्रफल में ठीक है सबसे छोटा ज़िला है। सबसे छोटा ज़िला है, यानी सबसे छोटा ज़िला पूछ रहे हापुड़। अब जैसे अगर छोटे जो है अगर हम 4 देखें कि हापुड़ से बड़ा कौन सा है, तो सबसे छोटा कौन सा है? हापुड़। हापुड़ के बाद में जो है हापुड़ से बड़ा ज़िला कौन सा है? वैसे अगर हापुड़ के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो हापुड़ का जो क्षेत्रफल जो है ये 660, हापुड़ का क्षेत्रफल जो है ये 660 वर्ग किलोमीटर है। वर्ग किलोमीटर यानी हापुड़ का जो मतलब जो क्षेत्रफल जो है ये 660 वर्ग किलोमीटर है। और लखीमपुर का कितना था? 7680 वर्ग किलोमीटर। हापुड़ से बड़ा ज़िला कौन सा है? हापुड़ से बड़ा ज़िला जो है ये फिर गाज़ियाबाद है। गाज़ियाबाद जो है ये हापुड़ से बड़ा ज़िला है। इसके बाद में जो है अगर गाज़ियाबाद से भी बड़े ज़िले की बात करें यानी तीसरा बड़ा ज़िला, तो तीसरा बड़ा जो है फिर इसके बाद में भदोही जो है ये तीसरा बड़ा ज़िला है, यानी भदोही जो है ये तीसरा बड़ा ज़िला है। भदोही के बाद में फिर जैसे नंबर आता है जो वो शामली वगैरह, ठीक है, इसके बाद में शामली वगैरह का नंबर आता है। तो यही कि जो है उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ज़िला कौन सा है, तो लखीमपुर खीरी। हापुड़ की बात थी तो हापुड़ सबसे छोटा ज़िला है। उसके बाद में ऐसे सोनभद्र,
सोनभद्र को जो है हम लोग पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया। यहाँ पर जैसे जो सीमेंट वगैरह के कारखाने हैं यहाँ पर, और कोयला, सर्वाधिक मात्रा में कोयला यूपी में जो है सिंगरौली सोनभद्र में ही पाया जाता है। प्रयागराज, प्रयागराज जो है, प्रयागराज को, जैसे प्रयागराज में एक जो पूछा था कि एफिल टावर किस देश में स्थित है, तो एफिल टावर जो है वो तो पेरिस में स्थित है, फ्रांस पेरिस, लेकिन एफिल टावर की तर्ज पर ही, यानी एफिल टावर, ठीक है, एफिल टावर की तर्ज पर, एफिल टावर की तर्ज पर यहाँ पर जो है एक टावर स्थापित किया जा रहा है। यहाँ पर एक टावर स्थापित किया जा रहा है, यानी एफिल टावर की तर्ज पर प्रयागराज में एक जो मतलब टावर स्थापित किया जा रहा है। और प्रयागराज में ही जो है जैसे आनंद भवन वगैरह स्थित है। आनंद भवन पूछ ले कहाँ पर है, प्रयागराज में। उसके बाद में जो है ऐसे स्वराज भवन कहाँ पर है, ये भी प्रयागराज में है, स्वराज भवन। तो जो है बाकी जो भी पॉइंट है इसे याद रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा ऐसे दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कब उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से, मतलब उत्तर प्रदेश को कब उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया, यानी कब से जो है इसको नाम जो है उत्तर पश्चिमी प्रांत। तो जैसे ऑप्शन इसके जो है 1950 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत नाम दिया गया, या 1836, या ऐसे 1937 में इसका नाम दिया गया, या जो है 1877। तो इसका आंसर होगा उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से ये कब जाना गया, 1836 ईस्वी में। 1836 ईस्वी में जो है इसे उत्तर पश्चिमी प्रांत के नाम से जाना गया। अब जैसे उत्तर पश्चिमी प्रांत 1950 की बात करें, 1950 में इसे क्या नाम दिया गया, तो 1950 में जो जिसे वर्तमान हम लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश इसका नाम पड़ा है 24 जनवरी 1950 को। जैसे 24 जनवरी 1950 को जो है इसे उत्तर प्रदेश नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश नाम दिया गया। यानी उत्तर प्रदेश का नाम कब दिया गया, तो 24 जनवरी 1950। इसीलिए 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाते हैं, यूपी डे। उत्तर प्रदेश दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। और उसके बाद में इसे मनाए जाने की घोषणा जो है ये पहली बार 2018 में मना था। इसके बाद में बात करें जैसे जो 1937 है, 1937 पूछा था कि उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस, यानी उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से कब जाना गया है, तो 1937 में। 1937 में यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस नाम से जाना गया, यूनाइटेड प्रोविंस, यानी यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस। हालांकि इसी को यूनाइटेड प्रोविंस ये इंग्लिश वर्ड है, इसको हिंदी में संयुक्त प्रांत पूछ ले। उत्तर प्रदेश का नाम जो है संयुक्त प्रांत कब पड़ा है, तो संयुक्त प्रांत यूपी का नाम कब पड़ा है, 1937। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन है 1877 कि 1877 में भी यूपी को किस नाम से जाना गया। 1836 में तो इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत, और फिर 1877 में इसका नाम चेंज होता है। 1877 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से जानते हैं, यानी 1877 में इसको उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से, उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध, आगरा और अवध, यानी इसको जो है 1877 में उत्तर पश्चिमी प्रांत आगरा और अवध के नाम से जाना गया। 1937 ईस्वी में इसको यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से। और जो हमारा क्वेश्चन था कि उत्तर पश्चिमी प्रांत ये कब नाम पड़ा है, तो 1836 ईस्वी में। 1836 से पहले ये बंगाल प्रेसिडेंसी का भाग हुआ करता था। उसके बाद में फिर 1833 में आगरा प्रेसिडेंसी बनाई जाती है, उसी में यूपी का नाम जो है 1836 में उत्तर पश्चिमी प्रांत। और 1950 में इसका नाम क्या पड़ा है, तो ये 1950 में इसका नाम उत्तर प्रदेश पड़ा है। यहाँ पर एक और नामकरण जो है इसे पूछा था है, उत्तर पश्चिमी प्रांत जो है आगरा और अवध, यानी आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत, ये यूपी का नाम कब पड़ा है, यानी उत्तर प्रदेश को कब से जो है आगरा और अवध का जो है संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। तो आगरा और अवध का जो है संयुक्त प्रांत की बात करें तो ये नाम पड़ा है 1902 में। 1902 में जो है इसको आगरा और अवध के संयुक्त प्रांत के नाम से जानते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं, यानी उत्तर प्रदेश के कितने जिले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। अगर जो है ऑप्शन की बात करें इनके, तो ऑप्शन ए 8 डिस्ट्रिक्ट यूपी के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं, या जो है 7 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं।
ऑप्शन सी जो है 6 डिस्ट्रिक्ट या जो है 9 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी इसको जो है एनसीआर के नाम जानते हैं। एनसीआर पूछा जाए कि जो है एनसीआर में यूपी के कितने शामिल हैं, तो इसका आंसर जो होगा 8। यूपी के जो है 8 डिस्ट्रिक्ट जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर में शामिल हैं, यानी इसको जो है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, इसको जो है नेशनल कैपिटल रीजन, नेशनल कैपिटल रीजन के नाम से जानते हैं। तो इसमें जो है यूपी के कितने शामिल हैं, तो ये 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। अब अच्छा 8 डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं, ये भी हम जो है देखेंगे कौन कौन से 8 डिस्ट्रिक्ट, अगर 8 की बात करें तो कौन। तो इसमें जैसे जो मेरठ मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, तो मेरठ मंडल में 6 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो मेरठ मंडल के अलावा 2 और इसमें शामिल हैं, एक शामली और मुजफ्फरनगर। तो अगर इसके टोटल की हम बात करें तो इसमें टोटल जो है 8 शामिल हैं। 8 में जो है जैसे एक तो मेरठ मंडल और प्लस इसमें जो है शामली और मुजफ्फरनगर ये इसमें शामिल हैं, यानी मेरठ मंडल पूरा और जो है शामली और मुजफ्फरनगर। मेरठ मंडल में कितने डिस्ट्रिक्ट आते हैं, 6 आते हैं मेरठ मंडल में, ठीक है। और उसके बाद में 2 ये वाले हैं। अब ये 6 कौन कौन से हैं मेरठ मंडल वाले की, तो मेरठ मंडल में जो है ऐसे आता है बागपत, उसके बाद में जो है बागपत और फिर जो है मेरठ, बागपत मेरठ, फिर जैसे गाजियाबाद के इस बाद में इसमें आता है हापुड़ के बाद में इसमें आता है गौतम बुद्ध नगर, और गौतम बुद्ध नगर के बाद में इसमें आता है बुलंदशहर। तो मेरठ मंडल में ये 6 और ये जो है 7वां और ये जो है 8वां, यानी 8 जो है इसमें शामिल हैं। बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर और बुलंदशहर, ये जो है इसके बाद में शामली और मुजफ्फरनगर, ये 8 ज़िले जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल हैं। अच्छा इसके अलावा अगर जैसे हम बात करें कि पूछा था कि हरियाणा के कितने शामिल हैं, हरियाणा की बात करें कि हरियाणा के कितने शामिल हैं, तो इसमें हरियाणा के जो शामिल जो हैं, ठीक है, हरियाणा के यानी एनसीआर में पूछ लिया जाए जैसे हरियाणा के कितने शामिल हैं, तो हरियाणा के इसमें 14 शामिल हैं। 14 इसमें जो है हरियाणा के ज़िले शामिल हैं। उसके बाद में जैसे 14 में हो गया, जैसे 14 की बात करें जींद हो गया, उसके बाद में पानीपत, सोनीपत, ठीक है, झज्जर, इस टाइप से जो है ये शामिल हैं। अगर राजस्थान के पूछे जाएँ इसमें कितने शामिल हैं, तो राजस्थान के इसमें शामिल हैं 2 ज़िले जो है इसमें राजस्थान के शामिल हैं। राजस्थान के कौन कौन से 2 हैं, तो राजस्थान के 2 इसमें जो है एक भरतपुर है और दूसरा अलवर, यानी राजस्थान का भरतपुर और अलवर ये दिल्ली एनसीआर में शामिल है। दिल्ली एनसीआर मतलब जो है जो पड़ोसी जो भी ज़िले हैं, पड़ोसी ज़िलों को जो है दिल्ली की तरह से जो है उनको डेवलप करना है। जैसे दिल्ली में मतलब विकास हुआ है उस मतलब बिल्कुल दिल्ली की तरह ही उनको डेवलप करना है, यही जो है मतलब दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली एनसीआर में हरियाणा के कितने आते हैं, 14। उसके बाद में जो है राजस्थान के कितने 2 आते हैं। और क्वेश्चन यूपी से था कि यूपी के जो है कितने शामिल हैं, तो 8। उत्तर प्रदेश के कितने शामिल हैं, 8 जो है इसमें यूपी के शामिल हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर जैसे इसकी बात करें जो आप ये 6 ऑप्शन सी जो है 6 जो है हरियाणा से अगर पूछ लिया जाए कि यूपी के कितने ज़िले लगते हैं, यानी हरियाणा से लगने वाले ज़िले यूपी के, हरियाणा से लगने वाले ज़िले, ठीक है, यूपी के पूछा जाए कि हरियाणा से कितने लगते हैं, तो हरियाणा से 6 लगते हैं ज़िले। यूपी के जो है 6 ज़िले हरियाणा से टच होते हैं। और अगर 7 की बात करें, जैसे यहाँ पे एक ऑप्शन जो है 7 है कि 7 ज़िले ये किस किस के साथ में लगते हैं, तो यूपी जो है यानी 7 ज़िले यूपी के किस किस के साथ में लगते हैं, तो जैसे बिहार के साथ में यूपी के कितने लगते हैं, 7 ज़िले। और यूपी अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है, किसके साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो देश है नेपाल, 579 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है यूपी। तो नेपाल से कितने लगते हैं, तो नेपाल से भी जो है ये 7 ही ज़िले यूपी के लगते हैं। उसके बाद में उत्तराखंड की पूछ ले कि उत्तराखंड से कितने लगते हैं, तो उत्तराखंड से भी 7, यानी उत्तराखंड से यूपी के 7 ज़िले स्पर्श करते हैं। नेपाल से यूपी के 7 ज़िले स्पर्श करते हैं।
और बिहार से यूपी के कितने करते हैं, 7 जिले ही यूपी के स्पर्श करते हैं। ध्यान रखेंगे टोटल जो है, जैसे हरियाणा के कितने हैं 14, यूपी कितने हैं 2, वो राजस्थान के 2 हैं और यूपी के जो हैं 8। ठीक है, 6 मेरठ मंडल में आते हैं और 2 जो है ये शामली और उसके बाद में जो है ये मुजफ्फरनगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है सई नदी किस नदी की सहायक नदी है? सई नदी किस नदी की सहायक नदी है? ऑप्शन ए जो है गंगा, गंगा की सहायक नदी है, या जो है ऑप्शन बी चंबल की सहायक नदी है, ऑप्शन सी गोमती, या जो है बेतवा। तो सही जो है किसकी सहायक नदी है? तो सही अगर पूछ लिया जाए किसकी सहायक नदी है, तो सही जो है वो गोमती नदी की, यानी गोमती नदी की सहायक नदी जो है ये सही नदी है, गोमती की सहायक। गोमती की बात करें पहले तो ये कि सही कहाँ से निकलती है और गोमती में कहाँ पर मिलती है। तो सही नदी की बात करें, सही नदी जो है ये हरदोई जिले से निकलती है। कहाँ से? हरदोई जिले से। हरदोई जिले में ये एक झील पड़ती है भिजवान झील, भिजवान झील, भिजवान झील, यानी हरदोई जिले में ये भिजवान झील से निकलती है सई नदी। और ये गोमती नदी में कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो जौनपुर में, जौनपुर में एक जगह पड़ती है राजघाट, जौनपुर में राजघाट जगह जो है ये वहीं पर जो है इसमें मिल जाती है, यानी गोमती में मिलन, गोमती में सई का मिलन, गोमती में सई का मिलन को, गोमती में सई का मिलन जो है ये जौनपुर के राजघाट, जौनपुर, जौनपुर में जगह जो है राजघाट, राजघाट, यानी जौनपुर में जो राजघाट नामक जो जगह जो है वहीं पर ये गोमती नदी में सई नदी मिल जाती है। तो सई नदी किसकी सहायक नदी है? गोमती नदी की सहायक नदी है। इसके बाद में से बात करें यहाँ पे गंगा की। ठीक है, गंगा, अगर गंगा के बारे में पूछ ले कि गंगा जो है कहाँ से निकलती है, तो गंगा का उद्गम कहाँ से होता है? तो गंगा का उद्गम जो है वो गंगोत्री ग्लेशियर यानी उत्तराखंड से होता है। गंगा का उद्गम जो है गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड, गंगा की बात करें तो इसका उद्गम, उद्गम कहाँ से? तो ये गंगोत्री ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और कहाँ पर ये पड़ता है? उत्तराखंड में, यानी गंगोत्री ग्लेशियर उत्तराखंड में जो है ये निकलती है गंगा नदी। उसके बाद में पूछा था कि हालांकि ये यहाँ से निकलती जरूर है लेकिन यहाँ पे इसका नाम पड़ता है भागीरथी नदी, यहाँ पर जो है इसको भागीरथी के नाम से जानते हैं। इसका पूछा था कि नाम जो है गंगा का पड़ता है, तो देवप्रयाग में, देवप्रयाग में इसे गंगा नाम, देवप्रयाग में इसको गंगा नाम से जानते हैं। अच्छा, देवप्रयाग में ही क्यों? क्योंकि देवप्रयाग में भागीरथी नदी, देवप्रयाग में भागीरथी और प्लस जो है अलकनंदा नदी, भागीरथी और अलकनंदा, अलकनंदा नदी, इनका मिलन होता है देवप्रयाग में और वहीं से जो है इसका नाम गंगा पड़ जाता है। अगर गंगा की लंबाई की बात करें, गंगा की लंबाई कितनी है? टोटल लंबाई इसकी जो है वो 25 किलोमीटर है। गंगा की टोटल लंबाई 25। अगर इससे पूछा जाए कि ये यूपी के किस ज़िले से प्रवेश करती है, गंगा जो है यूपी में किस ज़िले से प्रवेश करती है, तो गंगा यूपी में जो प्रवेश करती है ये बिजनौर डिस्ट्रिक्ट से, बिजनौर ज़िले से ये प्रवेश करती है। यूपी में कितने जैसे मतलब ज़िलों से ये होकर बहती है, तो समथिंग ये जो है 28 ज़िलों से, गंगा यूपी में 28 ज़िलों से होकर बहती है। 28 ज़िलों में ऐसे प्रमुख की बात करें तो जैसे बिजनौर हो गया, और उसके बाद में बुलंदशहर का नरोरा वाला क्षेत्र है, उसके बाद में जो है बुलंदशहर हो गया, इसके बाद में जैसे फरकाबाद, फरकाबाद के बाद में जैसे कन्नौज, फरकाबाद कन्नौज, प्रयागराज, कानपुर नगर, तो ये जो है प्रयागराज वाराणसी। और बलिया से बाहर पूछे निकास, यूपी से ये कहाँ से बाहर निकलती है, तो बलिया से, बलिया से। इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ भी हैं। सहायक नदियों की बात करें तो इसकी ऐसे प्रमुख सहायक नदियाँ, प्रमुख सहायक नदियों में जैसे इसकी यमुना है, यमुना, और उसके बाद में रामगंगा नदी है इसकी सहायक नदी। रामगंगा जो है इसकी बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी, पूछ ले, रामगंगा बाईं ओर से मिलने वाली पहली सहायक नदी जो है ये रामगंगा है, रामगंगा हो गई। इसके बाद में जो है गोमती नदी, ठीक है, गोमती नदी भी कहाँ पर मिलती है? गाजीपुर के कैथी नामक जगह पर गोमती नदी मिल जाती है गंगा में। इसके बाद में जो है गोमती हो गई, और गोमती के बाद में ऐसे काली नदी भी है, इसी की सहायक नदी, कन्नौज के निकट मिलती है काली नदी। इसके बाद में जो है घाघरा नदी,
घाघरा गंगा की ही सहायक नदी है। घाघरा के बाद में घाघरा, गंडक, गंडक भी इसी की है। कोसी नदी भी, कोसी नदी पूछ ले तो कोसी नदी भी गंगा की ही सहायक नदी है। तो इस टाइप से जो है ध्यान रखेंगे। और ये मतलब गंगा को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानते हैं। उसके बाद में ये बांग्लादेश में ही ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है और मिलने के बाद में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। चंबल के बारे में देख लें। अगर चंबल की बात करें तो चंबल, ठीक है, चंबल का अगर उद्गम पूछे तो ये एमपी से होता है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में कहाँ पे? ये जनापाव की पहाड़ियों से, जनापाव की पहाड़ियों से होता है। मध्य प्रदेश में जनापाव की पहाड़ियों से होता है चंबल, ठीक है। और उसके बाद में जो है चंबल जो जनापाव की पहाड़ी से होता है, ये किसकी सहायक नदी है? तो चंबल जो है, चंबल का अगर मिलन पूछ ले या किसकी सहायक नदी है, तो इस चंबल का मिलन जो है ये यमुना नदी में हो जाता है। पूछ ले कि घड़ियाल जो है ये किस नदी में पाए जाते हैं? घड़ियाल चंबल नदी में ही पाए जाते हैं, ठीक है। चंबल जो है इसी में घड़ियाल पाए जाते हैं। गोमती, यानी इसका आंसर क्या था? सही नदी किसकी? गोमती की। और गोमती की बात करें ये कहाँ से निकलती है? तो गोमती नदी जो निकलती है ये जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फुलहर झील से, पीलीभीत के फुलहर झील से, फुलहर झील, यानी पीलीभीत में जो है जो फुलहर झील जो है, या गोमत ताल कह लें, गोमत ताल, यहाँ से क्या निकलती है? गोमती नदी, ठीक है। और जैसे ये मैदानों से होकर, ये भी जो है मैदानों से होकर निकलती है। गंगा की मैदान से होकर मिलने वाली सहायक नदी गोमती ही है, और फुलहर झील से और गाजीपुर के कैथी नामक जगह पर ये गंगा में मिल जाती है। बात यहाँ पे बेतवा की करें। अच्छा, बेतवा को काफ़ी से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। बेतवा से कहते हैं कि क्वेश्चन बनता है बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा को किस नाम से जानते हैं? तो बुंदेलखंड की गंगा बेतवा को ही कहा जाता है। इसे जो है बुंदेलखंड की गंगा नाम दिया जाता है, इसको बुंदेलखंड की, बुंदेलखंड की गंगा, बुंदेलखंड की गंगा पूछ ले किसको कहा जाता है? तो ये बेतवा नदी को बुंदेलखंड की गंगा कहते हैं। इसका निकलने का स्थान कहाँ से है? तो ये मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है बेतवा। और काफ़ी इस पे माता टीला बांध बेतवा नदी पर है, राजघाट बांध यहीं पर है, इसी पे, तो याद रखेंगे। और बेतवा किसकी सहायक नदी है? यमुना की सहायक नदी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में तालाबों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होती है? यानी तालाब के द्वारा जो है यूपी में सिंचाई सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है? तो ऑप्शन ए जो है ये बुंदेलखंड क्षेत्र में होती है, या मध्यवर्ती क्षेत्र यूपी के, ठीक है, या पश्चिमी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र। तो किस क्षेत्र में जो है तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई होती है? अच्छा, तालाबों से सबसे अधिक सिंचाई की बात करें तो ये बुंदेलखंड क्षेत्र में, तालाब और पोखरों के द्वारा सबसे अधिक सिंचाई कहाँ पर होती है? बुंदेलखंड क्षेत्र में जो है सबसे अधिक सिंचाई होती है। ऐसे और भी पूछ जाते हैं सिंचाई से संबंधित क्वेश्चन, कि पूछ ले कि उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी नहर, पुरानी या पहली नहर, यूपी की सबसे पुरानी नहर, पुरानी नहर, इसका नाम क्या है? सबसे पुरानी नहर। तो इसको जो है यूपी की सबसे पुरानी नहर, इसको पूर्वी यमुना नहर के नाम से जानते हैं, पूर्वी यमुना नहर। यानी यूपी की सबसे पुरानी नहर की बात करें तो पूर्वी यमुना नहर के नाम से जानते हैं। और पूर्वी यमुना नहर, इसका निर्माण किसके, मतलब ये 1631 में इसका निर्माण करवाया गया था। और किसके द्वारा? तो इसका निर्माण जो है शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, शाहजहां के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था, पूर्वी यमुना नहर का। उसके बाद में ऐसे सिंचाई में अगर क्रम देखें कि जो है सबसे अधिक सिंचाई की बात करें, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक सिंचाई, सर्वाधिक सिंचाई अगर पूछी जाए मतलब जो है वो किससे होती है, ठीक है, किस साधन से जो है सर्वाधिक सिंचाई होती है? तो अगर सर्वाधिक सिंचाई की हम बात करें तो यूपी में सर्वाधिक सिंचाई होती है ये नलकूपों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है। और कितना परसेंट? तो समथिंग 74%। यानी उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जो भी सिंचित क्षेत्र है उसमें से 74% जो सिंचाई होती है ये नलकूपों के द्वारा ही होती है, नलकूपों के द्वारा। उसके बाद में से दूसरे नंबर पे एक तो सर्वाधिक जो है सिंचाई नलकूपों के द्वारा। अगर सेकंड नंबर की बात करें तो फिर जो है दूसरी सर्वाधिक सिंचाई, ठीक है, सर्वाधिक सिंचाई
तो दूसरी सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो फिर नहरों के द्वारा होती है, फिर ये जो है नहरों के द्वारा होती है। और नहरों के द्वारा जो है ये 15%, यानी 15% जो है ये नहरों के द्वारा सिंचाई होती है। फिर जैसे कुओं का नंबर आता है, फिर इसके बाद में जो है अगर पूछे कि यूपी में कुओं से जो है कितने % सिंचाई, तो 8% जो है ये कुओं से सिंचाई होती है। इसके बाद में फिर जैसे तालाब और पोखरों के द्वारा, इसके बाद में फिर तालाब और पोखरों के द्वारा, तालाब और पोखरों के द्वारा अगर पूछ लिया जाए कहाँ पर सिंचाई होती है तो बुंदेलखंड क्षेत्र में। तो जैसे अगर यूपी की सबसे पुरानी नहर की बात करें तो कौन सी है, पूर्वी यमुना नहर। पूर्वी यमुना नहर सबसे पुरानी है। 1631 में इसका निर्माण किसके द्वारा, शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। और उसके बाद में अगर पूछे यूपी में सर्वाधिक सिंचाई मतलब किस माध्यम से होती है, तो नलकूपों, ठीक है, नलकूपों के द्वारा जो है ये सर्वाधिक सिंचाई होती है। कितने %, तो 74% नलकूपों के द्वारा। उसके बाद में फिर इसके बाद नहरों, और ये क्रम भी याद रखेंगे, जैसे क्रम में सबसे पहले नलकूपों के द्वारा, फिर नहरों के द्वारा, फिर ये कुओं के द्वारा, और फिर जो है तालाब और अन्य साधनों के द्वारा। तो ये नहरों के द्वारा 8%, इसके बाद में कुओं के द्वारा जो है ये जो नहरों के द्वारा 15% और कुओं के द्वारा जो है 8%। ऐसे बुंदेलखंड में जो है वो तो तालाबों और पोखरों के द्वारा होती है बुंदेलखंड में। जैसे मध्यवर्ती जो क्षेत्र जो है, मध्यवर्ती में कुओं के द्वारा होती है, मध्यवर्ती में कुओं के द्वारा होती है सिंचाई। इसके बाद में जैसे पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो पश्चिमी क्षेत्र से जो है, पश्चिमी क्षेत्र में ये नलकूपों के द्वारा, नलकूपों के द्वारा जो है ये सिंचाई होती है पश्चिमी क्षेत्र में। और भी ऐसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश में सबसे पहले जो कुआं जो है ये कहाँ पर, मतलब जो नलकूप जो है ये कहाँ पर खोदा गया, तो सबसे पहले जो है जो नलकूप की खुदाई हुई थी वो मेरठ जिले में, सबसे पहले जो है मेरठ जिले में हुई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन जो है कि उत्तर प्रदेश के किस, ठीक है, किस जिले में जो है सर्वाधिक तांबा पाया जाता है, यानी उत्तर प्रदेश के किस जिला में जो है सर्वाधिक तांबा पाया जाता है। ऑप्शन ए सोनभद्र में सर्वाधिक तांबा, कि ललितपुर में सर्वाधिक तांबा पाया जाता है, झांसी में या मिर्ज़ापुर में। सर्वाधिक तांबे की बात हो रही है, सर्वाधिक तांबे, ठीक है। तो सर्वाधिक तांबा जो है ये कहाँ पर पाया जाता है, तो इसकी बात करें तो ललितपुर, सर्वाधिक तांबा जो है ये ललितपुर में पाया जाता है, ललितपुर के जो है सोनराई क्षेत्र में सर्वाधिक तांबा। अच्छा, ललितपुर में और भी काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं इसके अलावा, जैसे सर्वाधिक तांबा ललितपुर में। अगर पूछ ले जैसे राक फास्फेट सर्वाधिक कहाँ पर, तो ये भी ललितपुर में। इसके बाद में जैसे यूरेनियम पूछे, यूरेनियम, सर्वाधिक यूरेनियम यूपी में एक ही ज़िला जो है वो ललितपुर है, यानी ललितपुर जो है सर्वाधिक यूरेनियम कहाँ पे मिलता है, वो भी ललितपुर में। इसके बाद में जो है यूरेनियम और प्लूटोनियम की बात करें, प्लेटिनम करके, सर्वाधिक प्लेटिनम जो है ये भी ललितपुर में ही पाया जाता है। ललितपुर में एक जनजाति भी पाई जाती है सहरिया, पूछा था जो है सहरिया जनजाति कहाँ पर पाई जाती है, तो ललितपुर में ही पाई जाती है। इसके बाद में यहाँ पर जैसे सर्वाधिक तांबा ललितपुर, राक फास्फेट सर्वाधिक ललितपुर, यूरेनियम ललितपुर। यूरेनियम की एक फेमस खान भी है, वो खान भी पूछा था कि जादू गोला खान ये जो है किससे संबंधित है, तो ये यूरेनियम से ही संबंधित है। जैसे सोनभद्र की बात करें, सोनभद्र को जो है पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, यानी सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया, पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, इसके बाद में यहाँ पर जो है जैसे सर्वाधिक कोयला जो है वो सोनभद्र में ही, सोनभद्र के सिंगरौली क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला पाया जाता है। इसके बाद में जैसे सोनभद्र यूपी का एकमात्र डिस्ट्रिक्ट है जो कि 4 राज्यों से सीमा बनाता है। यह 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, यानी सोनभद्र उत्तर प्रदेश के 4, मतलब सोनभद्र यूपी का ऐसा जिला है जो कि 4 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। 4 राज्य कौन कौन से हैं, तो 4 राज्य में जैसे एक मध्य प्रदेश के बाद में जो है मध्य प्रदेश, इसके बाद में जैसे छत्तीसगढ़,
और छत्तीसगढ़ के बाद में झारखंड और बिहार, यानी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार। तो ये जो है सोनभद्र से लगने वाले 4 राज्य हैं, ठीक है, सोनभद्र से लगने हैं 4। और एक क्वेश्चन पूछा था सोनभद्र से कि जो कर्क रेखा यानी उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा जिला जो है जो कर्क रेखा के समीप है, कर्क रेखा के समीप। तो कर्क रेखा के समीप कौन सा है, तो सोनभद्र। जैसे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है, तो ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है। 23.5 डिग्री नॉर्थ अक्षांश रेखा को ही कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। तो ये मतलब यूपी के जस्ट नीचे से गुजरती है। तो यूपी के नीचे सबसे अगर दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट पूछ ले तो कौन सा है, सोनभद्र। जैसे सोनभद्र जो है यूपी का सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट, यूपी का, ठीक है, सबसे दक्षिणी डिस्ट्रिक्ट, सबसे दक्षिणी जो है ये जिला है सोनभद्र, ठीक है। और भी काफ़ी पॉइंट है सोनभद्र से। ऐसे सोनभद्र की और अगर हम बात करें तो सोनभद्र में जैसे सर्वाधिक एसटी की बात करें कहाँ पर पाए जाते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, वो भी सोनभद्र में। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति परसेंटेज कहाँ पाया जाता है, वो भी सोनभद्र में। अगर पूछ ले सबसे अधिक वन, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वन कहाँ पे पाए जाते हैं, वो भी सोनभद्र में। और अगर प्रतिशत वन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक परसेंटेज वन कहाँ पाए जाते हैं, तो वो भी सारे जो है सोनभद्र में। तो इतने सारे पॉइंट जो है सोनभद्र से ही कि सर्वाधिक एसटी सोनभद्र में, परसेंटेज एसटी कहाँ पर है, वो भी सोनभद्र में। सर्वाधिक वन की बात करें सोनभद्र, सबसे अधिक प्रतिशत वन कहाँ पर है, तो वो भी सोनभद्र में। सोनभद्र को पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। सर्वाधिक कोयले की मात्रा सोनभद्र में, 4 राज्यों से इसकी सीमा लगती है। और सबसे दक्षिणी जिला सोनभद्र, कर्क रेखा के सबसे समीप सोनभद्र। इसके बाद में से झांसी की बात करें, ठीक है, इसे एक ऑप्शन इसमें था झांसी, ठीक है, झांसी। और झांसी की बात करें तो झांसी में जो है एक तो ऐसे कौन सा खनिज पाया जाता है, तो यहाँ पर जो है जिप्सम, ठीक है, जिप्सम जो है कहाँ पर, मतलब कौन सा खनिज जो जिप्सम जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो झांसी में। झांसी में 2 महोत्सव भी होते हैं। एक जैसे पूछा जाए स्ट्रॉबेरी महोत्सव, स्ट्रॉबेरी महोत्सव कहाँ पर होता है, तो ये झांसी में। और झांसी में एक आयुर्वेद महोत्सव भी होता है, आयुर्वेद महोत्सव भी कहाँ पर होता है, ये भी झांसी में। और भी ऐसे झांसी से एक क्वेश्चन पूछा था कि रानी लक्ष्मीबाई का संबंध कहाँ से था, झांसी, ठीक है। और उनको मतलब उनकी वीरता से प्रभावित हीरोज ने उनको जो है जो 1857 क्रांति का अकेला मर्द का था। इसके बाद में एक और ऑप्शन उसमें जो था, एक और ऑप्शन मिर्जापुर, जैसे मिर्जापुर। तो मिर्जापुर में कौन सा खनिज पाया जाता है, मिर्जापुर में से संगमरमर, ठीक है, संगमरमर जो है कहाँ पर पाया जाता है, तो ये मिर्जापुर में ही पाया जाता है। उसके बाद में जैसे मिर्जापुर में जो है वो संगमरमर। और उसके बाद में जो है अगर जैसे ये पूछे, अगर दूसरा जैसे ये पूछे जैसे कि उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले, उत्तर प्रदेश में जो है कितने ज़िले जो है ये जो जहाँ से जो है खनिज निकलता है, ठीक है, तो यूपी के 12 ज़िले, यूपी के जो है 12 ज़िलों से खनिज का उत्पादन होता है, खनिज का उत्पादन, यानी यूपी के 12 ज़िलों से जो है खनिज का उत्पादन होता है। इसके बाद में ऐसे बात करें, जैसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश राज्य, जो उत्तर प्रदेश खनिज राज्य निगम की स्थापना कब हुई है, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम, राज्य खनिज विकास निगम, इसकी स्थापना जो है ये 1974 ईस्वी में हुई है। यानी उत्तर प्रदेश खनिज राज्य विकास निगम, इसकी स्थापना 1974। इसके बाद में ही जो है जैसे पूछा था कि खनिज को जो है उद्योग का दर्जा कब दिया गया है, तो ये जो है 1998 में जो है खनिज को उद्योग का दर्जा, यानी प्रथम खनिज नीति आई थी उसी में जो है इसको उद्योग का दर्जा, खनिज को उद्योग का दर्जा, तो ये जो है 1998 में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा है कि जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में जो है सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं, यानी सर्वाधिक घने वन यानी सघन वनस्पति जो है किस जिले में पाई जाती है, तो जो है
उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक घने वन पाए जाते हैं? जैसे ऑप्शन ए क्या है, लखीमपुर खीरी, ठीक है, ऑप्शन बी सोनभद्र, ऑप्शन सी जो है भदोही, इसके बाद में जो है ऑप्शन डी प्रयागराज। और सबसे सर्वाधिक जो है घने वन की पूछा है, ठीक है, कि सबसे अधिक घने वन जो है यूपी के किस जिले में पाते हैं। तो अगर सबसे अधिक घने वन की बात करें तो ये आंसर इसका होगा लखीमपुर खीरी, यानी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक घने वन जो है सघन वनस्पति पाई जाती है, ये लखीमपुर खीरी में पाई जाती है। लखीमपुर खीरी, अच्छा यहीं से हमने देखा था कि कौन सी, लखीमपुर खीरी, ठीक है, और लखीमपुर खीरी के ही निकट जो पीलीभीत पड़ता है वहाँ से जो है गोमती नदी निकलती है फुलहर झील से। अच्छा सोनभद्र की बात करें, अगर सर्वाधिक वन पूछे कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन, ठीक है, सर्वाधिक वन वाला जिला कौन सा है, तो सोनभद्र। सर्वाधिक प्रतिशत वन, सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ पे पाए जाते हैं, तब भी सोनभद्र में ही पाए जाते हैं। और उसके बाद में सर्वाधिक एसटी, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति, ठीक है, ये भी कहाँ पर, सोनभद्र में। और उसके बाद में सर्वाधिक परसेंटेज एसटी, सर्वाधिक परसेंटेज एसटी कहाँ पर पाई जाती है, वो भी सोनभद्र में। पीछे कर चुके हैं हम लोग इसके बारे में, डिस्ट्रिक्ट जो है इसके बारे में जो है चर्चा कर चुके हैं, इसको पावर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। इसमें भदोही, अगर भदोही की बात करें, ये तो हो गया जैसे यूपी में सर्वाधिक वन कहाँ पर, सोनभद्र में, लेकिन सबसे अधिक घने वन या सघन वनस्पति कहाँ की है, तो ये लखीमपुर खीरी। भदोही की बात करते हैं, तो भदोही की बात जो है अगर पूछे सबसे कम वन, यानी जो है यूपी में सबसे कम वन, ठीक है, सबसे कम वन जो पाए जाते हैं, सबसे कम वन, तो इसका आंसर क्या होगा, भदोही। और अगर इसे पूछे सबसे कम प्रतिशत वन, सबसे कम प्रतिशत वन, तो सबसे कम प्रतिशत वन वाला जिला कौन सा होगा, भदोही, यानी सबसे कम प्रतिशत वन वाला जिला भी भदोही होगा। और से भदोही के जिला मुख्यालय की अगर हम बात करें तो भदोही का जिला मुख्यालय जो है वो ज्ञानपुर, इसके जिला मुख्यालय को हम ज्ञानपुर के नाम से जानते हैं, ठीक है। और अगर एरिया की बात करें कि इसका जो है छोटे में कौन से नंबर का स्थान है, तो इसका जो है तीसरा, भदोही जो है एरिया में थर्ड छोटा जिला है, थर्ड छोटा जिला है, क्योंकि सबसे छोटा जिला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, कौन सा था, हापुड़, सेकंड छोटा जो था वो गाजियाबाद, और थर्ड जो है ये भदोही। इसके बाद में प्रयागराज। अच्छा प्रयागराज को हम लोग जो है ऊपर डिस्कस कर ही चुके हैं कि यहीं पर एफिल टावर की तर्ज पर जो है एक टावर जो स्थापित किया जाएगा। उसके बाद में जैसे सिकारा बोर्ड पूछा था, ये करंट का क्वेश्चन है, सिकारा बोर्ड कहाँ शुरू हुई है, तो सिकारा बोर्ड इसकी शुरुआत कहाँ पर हुई है, प्रयागराज में। अच्छा ये सिकारा बोर्ड वही बोर्ड जो है जैसे जो डल झील जो है, जो जम्मू कश्मीर में डल झील जो है, तो वहाँ पर सिकारा बोटें चलती हैं, तो वही मतलब वही चीज़ें जो है यहाँ पर लाने की बात की गई है। और स्वराज वन प्रयागराज में ही है। और जैसे अगर पूछ लिया जाए कि अक्टूबर 2018 में, अक्टूबर 2018 में पहले इसको इलाहाबाद नाम से जानते थे और इसका नाम प्रयागराज पड़ा है, प्रयागराज नाम पड़ा है, प्रयागराज नाम पड़ा अक्टूबर 2018 में प्रयागराज, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर में जो है कौन सा स्थान है, यानी जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का दशकीय वृद्धि दर, ठीक है, दशकीय वृद्धि दर यानी 10 वर्ष में जो है कितनी जनसंख्या मतलब बढ़ी है, उसके स्थान पे यूपी का स्थान पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए 9वां स्थान है यूपी का, या ऐसे 15वां स्थान है, ऑप्शन सी 26वां, या जो है 29वां 10 के वृद्धि दर। अच्छा 10 के वृद्धि दर की बात करें तो 10 वर्ष में जो है जो भी जनसंख्या बढ़ती है तो उसे ही जो है 10 के वृद्धि दर के नाम से जानते हैं। इसका आंसर होगा 15वां स्थान, यानी 10 के वृद्धि दर में उत्तर प्रदेश का स्थान जो है वो 15वां है। और वैसे अगर हम बात करें जैसे ऑल ओवर भारत के तौर पर, तो भारत में जो है सर्वाधिक 10 के वृद्धि दर में टॉप राज्य कौन सा है, तो मेघालय, मेघालय जो है मेघालय, ठीक है, मेघालय में 27.7 करके जो है मतलब परसेंट जो 10 की वृद्धि दर हुई है। और अगर अपने पहले तो यहाँ पे न्यूनतम की बात करें कि न्यूनतम यानी भारत में जो है सर्वाधिक 10 की वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है, मेघालय, और न्यूनतम वाला कौन सा है, अच्छा न्यूनतम वाले में जनसंख्या जो ऋणात्मक में पहुँच गई, ये कौन सा है, नागालैंड, न्यूनतम वाले में नागालैंड, ये जनसंख्या जो है वहाँ पर ऋणात्मक में पहुँच गई। अब यूपी का स्थान कौन सा है, 15वां, तो यूपी की बात करते हैं। यूपी का स्थान जो है ये 15वां है, तो यूपी का 15वां स्थान है। अगर यूपी की जनसंख्या की बात करें तो 2011 के अनुसार, 2011 के अनुसार अगर यूपी की जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या कितनी है यूपी की, 19.98 करोड़,
19.98 करोड़। उसके बाद में जैसे अगर पूछे इसमें पुरुष और महिला कितनी है, तो जो है पुरुषों की अगर बात करें तो इसमें 52%, 52.29 करके जो है पुरुष करके हैं, और महिला की बात करें तो महिला इसमें जो है वो 47.7 करके जो है ये महिलाओं का है, ये पुरुषों की। यूपी में जो है पुरुषों का परसेंटेज कितना है, तो 52%, 52.29 करके, और उसके बाद में महिला का परसेंटेज जो है ये 47.71 करके जो है महिला का है। अगर जैसे क्वेश्चन पे आते हैं दोबारा से, जो है कि 10 के बदे में जो है सर्वाधिक मतलब यूपी का स्थान तो 15वां। अच्छा, यूपी के अगर पूछे कि 10 के बदे दर है कितनी, तो यूपी की 10 के बदे दर जो है ये 20.2%, 20.2%, यानी 20.2% जनसंख्या जो है, लगभग 20 मान लें तो 20% जनसंख्या जो है ये हर 10 वर्ष में जो है वो बढ़ जाती है। यूपी की हर 10 वर्ष में जो है 20% जनसंख्या बढ़ जाती है। उसके बाद में जो है ये तो यूपी की जो जनसंख्या 19.98 करोड़। उसके बाद में पुरुष कितने हैं, 52.29, और जो है महिला 47.71%। यहाँ पे जैसे ये 9वां ऑप्शन है, 9वां अगर पूछ ले जो है, जो 9वां, ठीक है, कि 9वां स्थान जो है यूपी का किस में है, यानी यूपी का 9वां स्थान, तो 9वां स्थान जो है ये जनघनत्व में है। अगर पूछ ले कि जनघनत्व के हिसाब से, जनघनत्व, ठीक है, जनघनत्व में यूपी का स्थान, यानी जो है सभी भारतीय राज्यों में यूपी का स्थान कौन सा है, तो ये 9वां है। जनघनत्व में यूपी का स्थान कौन सा है, 9वां, जनघनत्व में 9वां। अगर यूपी का जनघनत्व पूछा जाए कितना है, तो यूपी का जनघनत्व जो है ये 829 वर्ग किलोमीटर, यानी जनघनत्व होता क्या है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में औसत जो निवास करने वाली औसत जनसंख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाली औसत जनसंख्या, तो यूपी का कितना है, तो ये 829 वर्ग किलोमीटर है। और यूपी का ऑल ओवर यानी सभी में जो स्थान कितना है, तो ये 9वां स्थान है जनघनत्व में। इसके बाद में से ऑप्शन ये सी 26वां, अगर पूछे से 26वां स्थान किस में है, तो ये लिंगानुपात में है। लिंगानुपात, लिंगानुपात, लिंगानुपात में किसका मतलब कितना स्थान है, तो ये 26वां स्थान है। तो जैसे लिंगानुपात की बात करें, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या ही कहलाती है लिंगानुपात। यूपी का स्थान कौन सा है, तो ये 26वां है। अगर ऑल ओवर भारत में देखें, भारत में जो जैसे स्थान लिंगानुपात में सबसे अधिक किसका है, तो सबसे अधिक लिंगानुपात भारत में किस राज्य का है, तो वो केरल का है, केरल, ठीक है। और सबसे कम किसका है, तो ये हरियाणा का है, सबसे कम जो है ये हरियाणा का, और ये जो है सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये केरल राज्य का है। इसके बाद में जैसे इसकी बात करें 29वां यूपी का स्थान जो किस में है, तो साक्षरता में, साक्षरता, साक्षरता में अगर पूछ ले कि यूपी का स्थान कितना है, तो है 29वां। और यूपी की जैसे टोटल साक्षर जनसंख्या कितनी है, तो 67%, 67% जो है यूपी की साक्षर जनसंख्या है। सर्वाधिक साक्षर कहाँ पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक साक्षर कहाँ पाए जाते हैं, तो वो केरल में। उसके बाद में से सबसे कम साक्षर कहाँ पाए जाते हैं, तो सबसे कम साक्षर जो है ये अपने बिहार राज्य में पाए जाते हैं। तो वैसे यूपी का मतलब कितना परसेंट है साक्षरता में, तो ये 67% है। इसके बाद में स्थान कौन सा है, 29वां। अगर जैसे यूपी का सबसे अधिक साक्षर अगर जिला पूछ ले, यूपी का सबसे अधिक साक्षर जिला, तो यूपी में साक्षरता सबसे अधिक कहाँ की है, गौतम बुद्ध नगर। और जैसे अगर सबसे कम पूछे, सबसे कम साक्षरता यूपी में किसकी है, तो जैसे जहाँ पर गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए वहीं की जो है साक्षरता सबसे कम, जैसे कि श्रावस्ती। तो सबसे अधिक साक्षरता गौतम बुद्ध नगर, सबसे कम कहाँ की है, तो ये श्रावस्ती। और उसके बाद में लिंगानुपात, यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ का है, तो जौनपुर, सर्वाधिक लिंगानुपात जो है ये जौनपुर का है। और वैसे अगर नंबर पूछ ले कितना लिंगानुपात है, तो यूपी का 912, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर, यानी यूपी में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 912 है। अगर शिशु लिंगानुपात पूछे तो 902। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का महोत्सव कहा जाता है, यानी उत्तर प्रदेश में किस महोत्सव को हिंदू मुस्लिम एकता का महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का महोत्सव, ठीक है, कौन सा है। तो जैसे ऑप्शन ए जो है ताज महोत्सव को, ऑप्शन बी जो है लखनऊ महोत्सव, ठीक है, या जो है सुलह कुल महोत्सव, डी जो है सैफे महोत्सव। इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर होगा सुलह कुल महोत्सव, यानी हिंदू मुस्लिम एकता, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता महोत्सव के नाम से सुलह कुल महोत्सव को जाना जाता है। पूछ लिया जैसे सुलह कुल महोत्सव ये कहाँ पर पड़ता है, तो सुलह कुल महोत्सव जो है मतलब जैसे कहाँ पर होता है, ठीक है, तो ये आगरा में। सुलह कुल महोत्सव कहाँ पर होता है, तो ये आगरा में होता है। और जैसे आगरा से
पूछ ले कि आगरा की स्थापना किसने की है, तो 1504 ईस्वी में किसने, सिकंदर आगरा शेर जो, हाँ सिकंदर लोदी ने 1504 में जो है इसकी स्थापना किसने की है, सिकंदर लोदी ने की है। ठीक है, इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने आगरा की है। इसके बाद में हिंदू मुस्लिम एकता का महोत्सव सुलेकुल। और इसे ताज महोत्सव पूछा जाए कि ताज महोत्सव इसका आयोजन कहाँ पर होता है, तो ये फरवरी माह में आयोजित होता है, फरवरी माह में। अच्छा, माह भी पूछा था कि किस माह में ये आयोजित होता है, तो ये फरवरी माह में होता है। और फरवरी माह में ये कहाँ पर, तो भाई ताज महोत्सव है तो ताज नगरी मतलब आगरा, ठीक है, आगरा में ही, ठीक है, ताज नगरी आगरा में ही जो है इसका आयोजन होता है। उसके बाद में इसमें भाई अवधकालीन व्यवस्था दिखाई जाती है, कलाकृति वगैरह। और इसे लखनऊ महोत्सव की बात करें, लखनऊ महोत्सव तो ये नाम से ही क्लियर है कहाँ पर होगा, लखनऊ में। ठीक है, लखनऊ में जो है इसको दिखाया था। सैफई महोत्सव, सैफई महोत्सव कहाँ का है, तो ये सैफई यानी इटावा, ठीक है, तो ये जो है इटावा में आयोजन होता है, सैफई महोत्सव इटावा। अच्छा, इसका अगर मंथ पूछा जाए तो ये जो जनवरी माह में, सैफई महोत्सव जो है ये जनवरी माह में आयोजित होता है। इसके बाद जैसे और भी अगर महोत्सव की बात करें कि और कौन कौन से महोत्सव, ठीक है, कौन कौन से महोत्सव जो है यूपी में आयोजित होते हैं, तो जैसे अगर पूछ लिया जाए जैसे त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव, त्रिवेणी महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये प्रयागराज में, त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज, ठीक है, प्रयागराज और वाराणसी। इसके बाद में जैसे बिठूर गंगा कानपुर, बिठूर गंगा महोत्सव, बिठूर गंगा ये कहाँ पर, कानपुर में। उसके बाद में जैसे कबीर महोत्सव पूछा था, कबीर महोत्सव, कबीर महोत्सव, कबीर महोत्सव का आयोजन कहाँ पे होता है, तो ये जो है संत कबीर नगर, मगहर संत कबीर नगर। इसके बाद में जो है संत कबीर नगर, अगर पूछे संत कबीर नगर, ठीक है, और जैसे अगर पूछे कि यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव जो है ये मथुरा में होता है, मथुरा में, ठीक है, यमुना महोत्सव मथुरा में होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ऐसे उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है, यानी उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है यूपी में, तो ऑप्शन पहला जो है 5 है, ठीक है, दूसरा ऑप्शन जो है 3 या 7 है, या जो है 6 केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, यानी यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ठीक है, यानी 6। उत्तर प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या जो है वो कितनी है, 6 है। अच्छा, 6 हम लोग देखेंगे कौन कौन से 6 हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय 6 हैं। तो 6 में जैसे बात करें तो एक जो है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, यानी इसको वर्तमान में प्रयागराज से नाम से जान रहे हैं, ठीक है, प्रयागराज, प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। अगर इसकी स्थापना पूछी जाए, ठीक है, तो ये 1887 में प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय, प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय 1887 में। अगर दूसरे की बात की जाए तो BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना ऐसे मदन मोहन मालवीय और एनी बेसेंट ने मिलकर की थी। और उसके बाद शिलान्यास पूछा था कि BHU का शिलान्यास किसने किया था, तो उस टाइम पे जो गवर्नर थे हार्डिंग सेकेंड गवर्नर। तो BHU की स्थापना कब हुई, 1916 में, यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। अगर थर्ड की बात करें तो जैसे AMU अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो ये जो है अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसकी अगर स्थापना की बात की जाए तो 1920 या कहीं पे जो है 1921 मिलता है, ठीक है, 1920 इसको जो है मतलब अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी अलीगढ़ मुस्लिम केंद्रीय विश्वविद्यालय, तो ये भी केंद्रीय विश्वविद्यालय है। इसके बाद में बात की जाए तो फिर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ये जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय। अच्छा, ये कहाँ पर है, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर केंद्रीय विश्वविद्यालय ये कहाँ पर होगा, तो ये लखनऊ में, लखनऊ। और अगर इसकी स्थापना पूछी जाए तो इसकी स्थापना जो है 1989, इसकी स्थापना जो है 1989। AMU भी इसका है, AMU है कहाँ पर, ऐसे ही क्लियर है, यानी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पर होगा, अलीगढ़ में होगा, ठीक है, अलीगढ़ में। और BHU यानी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, तो ये कहाँ पर होगा, तो बनारसी में। इसके बाद में कितने हो गए,
प्रयागराज यूनिवर्सिटी, उसके बाद में जो है ये BHU, AMU और भीमराव अंबेडकर। इसके बाद में जैसे अगला जो है झांसी रानी, ठीक है, यानी जो है रानी लक्ष्मीबाई, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय, ठीक है, और ये कृषि विश्वविद्यालय है, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। ये भी क्वेश्चन आता है कि उत्तर प्रदेश में कितने जो कृषि विश्वविद्यालय जो हैं जिन्हें केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त है, तो मात्र एक ही यही वाला है। और इसकी स्थापना जो है ये केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में, ठीक है, 2014 में जो है इसकी स्थापना हुई है, यानी रानी लक्ष्मीबाई हुई। ये कहाँ पर है? झांसी में। ये कहाँ पर है? झांसी में, ठीक है, यानी रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो झांसी में। एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय है जिसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। और इसके बाद में जो है 5 हो गए। लास्ट जो है 2017 का नवीनतम, 2017 का ये कौन सा है? तो ये राजीव गांधी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन केंद्रीय विश्वविद्यालय, केंद्रीय विश्वविद्यालय 2017 का है। और ये कहाँ पर है? राजीव गांधी वाला रायबरेली। राजीव गांधी वाला कहाँ पर है? रायबरेली में। यानी जो है यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? 6, ठीक है। पहला कौन सा है? प्रयागराज केंद्रीय विश्वविद्यालय 1887 में स्थापना हुई है। फिर उसके बाद में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, कहाँ पर है? बनारस में है, ठीक है, वाराणसी में 1916 में स्थापना हुई है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1920। अच्छा, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले इसको अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से इसकी स्थापना हुई थी 1875 में, सर सैयद अहमद खान ने की थी। यानी इसको जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज के नाम से 1875 ईस्वी में इसकी स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने। उसके बाद में जो है इसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। और जो है भीमराव अंबेडकर लखनऊ में है, 1989 का है। रानी लक्ष्मीबाई 2014 में। ये एकमात्र कृषि विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय है। और लास्ट वाला जो है राजीव गांधी केंद्रीय विमानन कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? रायबरेली। ये जो है नवीनतम है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास जो है 10 ही क्वेश्चन थे और यहीं तक रखते हैं। इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो है इसको लाइक करेंगे तथा चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और इसमें सबसे मतलब क्वेश्चन तो 10 ही हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि हर एक क्वेश्चन से कम जो है 20 पॉइंट मतलब बन रहे हैं, ठीक है। तो जो है अच्छे से वीडियो देखेंगे और जो है खूब ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करेंगे तथा जो है चैनल को लाइक करेंगे। थैंक यू।